कमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। पहला क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल रेन होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसे कराई कैसे जाती है, इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है और क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन से किस तरीके से लिंक्ड है। और चौथा सवाल आता है जो करंट अफेयर से निकल के आता है कि दिल्ली में अभी आर्टिफिशियल रेन कराने की प्लानिंग चल रही है। क्यों करवानी है, क्या इसका रीज़न है इसका पोल्यूशन, बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल के पोल्यूशन की वजह से। लेकिन क्या आर्टिफिशियल रेन कराने से पोल्यूशन के लेवल में कुछ कमी होगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर हम सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन और जो एक्चुअल रेन होती है इसमें क्या डिफरेंस फील होता है। लाइक डू यू फील एनी डिफरेंस, इज इट एनी डिफरेंट। लाइक आर्टिफिशियल रेन है तो थोड़ी डिफरेंट तरह की होगी क्या। इन छोटे इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आज हम आंसर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बट उससे पहले, सबसे पहले एक जो बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म समझते हैं कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। अब एक बहुत अगर आप कभी हिली एरिया में गए हो, अगर आप किसी ट्रैवल की वजह से या फिर अगर आप वहाँ रहते हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सुबह सुबह के टाइम पे ना बहुत प्लेन वेदर रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे सूरज निकलता है, जैसे 8 9 10 बजते हैं, आपने देखा होगा कि अगर माउंटेन्स बहुत ही ग्रीन एरियाज में है ना, या फिर अगर हाई एल्टीट्यूड पे भी हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा ऐसे कंडेंस्ड वाटर ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, या कंडेंस्ड वेपर ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी। और धीरे धीरे वो क्लाउड की फॉर्मेशन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अगर आपने नहीं देखा है, नेक्स्ट टाइम कभी आप पहाड़ों में ट्रैवल करो, देन जस्ट इन द मॉर्निंग टाइम जस्ट हैव अ लुक एट द माउंटेन एरिया, आपको क्लाउड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब कैसे होता है, सिंपल मैकेनिज्म लेते हैं। लेट्स इमेजिन कि हमने एक ठंडे पानी की बॉटल है, उसको बाहर रखा है। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि इस पे ना ड्रॉपलेट्स जम गए हैं। क्यों जम गए हैं? कंडेंसेशन हुआ है। क्यों हुआ है कंडेंसेशन? और कंडेंसेशन होता क्या है? कंडेंसेशन क्या होता है? देखो, वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब भी आप मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, अब जब आप सॉलिड से लिक्विड में किसी भी मैटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या हो रहा है? आप सॉलिड को गर्म कर रहे हो। गर्म कर रहे हो तो क्या वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो रही है, लूजन अप हो रहे हैं और वो लिक्विड में टर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी का इन हुआ, एनर्जी अंदर आई इसमें। ठीक है, तो लिक्विड में, लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स में सॉलिड के बजाय ज़्यादा एनर्जी होती है। अब आपने लिक्विड को और गर्म करा, 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया है। अब जब ये गैस में कन्वर्ट होगा, विच मीन्स कि जब आपने गर्म करा था तो सिमिलर तरीके की एनर्जी यहाँ इन हुई है। मतलब कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें और ज़्यादा एनर्जी है, वो एक दूसरी तरफ मूव होते रहते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। लेकिन इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो एक मोमेंट हो गया। अब रिवर्स मोमेंट भी हो सकता है कि गैस से लिक्विड में बनेगा और लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकता है। अब जब आप रिवर्स स्टेज में जा रहे हो तो जो एनर्जी आपने एब्जॉर्व करी थी, जो एनर्जी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्व करी थी, वो एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब गैस से लिक्विड में कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, तो ऐसे में जो एनर्जी इसने यहाँ पे इन करी थी वो यहाँ पे आउट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि ठंडे पानी की बॉटल में या आप कोई भी ग्लास रखोगे तो उसके बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। तो क्या हुआ है? सडनली जैसे ही लेट्स से कि आसपास के मॉइस्चर के अंदर, और ये चीज आपको मॉइस्चर कंटेंट एयर में कितना है ये भी बताता है। अगर एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो पानी ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे अगर आपने कोई ग्लास टेबल पे रखा है और उस वक्त पे अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि कंडेंसेशन काफ़ी हुआ और पानी ग्लास से या बॉटल से तर के नीचे टेबल पे या जहाँ पे भी आपने रखी है वहां पे आ गया। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई एनवायरनमेंट है, तो आप देखोगे कि कंडेंसेशन काफी कम हुआ है। सो दिस इज हैपनिंग क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जब वो उस ठंडी पानी बॉटल से टकराए तो क्या हुआ? सडनली उनका एनर्जी, उनका टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। एंड टेम्परेचर डाउन हो गया मतलब कि वो गैस से लिक्विड में हो गया, कंडेंसेशन फॉर्म हुआ। अब सेम तरह का मैकेनिज्म यूज होता है जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लाउड एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि वाटर है, डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, एरोसॉल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, लाइक पार्टिकुलेट मैटर्स जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे वो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इनका क्या रोल है, और क्लाउड सीडिंग में या आर्टिफिशियल रेन में ये कैसे यूज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा।
तो जनरली देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी टेम्परेचर अप होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप होता है तो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। समझते रुको। आप इसको ऐसे समझो कि जब आपको ह्यूमिडिटी, अगर आप ड्राई एरिया में हो, लेट्स से कि आप एक राजस्थान में हो, ठीक है, और दूसरा आप उत्तराखंड के अंदर हो, ठीक है, या फिर आप लेट्स से कि आप कश्मीर में हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर में, एल्टीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। राजस्थान क्या है, एक ड्राई स्टेट है, और कश्मीर क्या है, कश्मीर एक ट्रांजिशनल या टेम्परेट, लेट्स से कि टेम्परेट के अंदर आ जाता है। अब क्या होगा कि राजस्थान के अंदर क्योंकि टेम्परेचर हाई है यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि वेदर ड्राई है, हो सकता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी परसेंटेज 57% हो सकता है 70% हो, लेकिन आपको फिर भी ह्यूमिडिटी मतलब वो चिपचिपा सा फील नहीं होगा। ऐसे अगर आपने ठंडा ग्लास रख दिया है तो बिल्कुल तर के नीचे नहीं आ जाएगा अनटिल अनलेस इट इज़ ए मानसून सीजन। लेकिन कश्मीर में आपको डिफरेंट लगेगा, आपको लगेगा कि हवा में थोड़ी सी नमी है जिसे हम बोलते हैं। या फिर अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाओगे, केरल कर्नाटका में चले जाओगे, तो भी आपको लगेगा कि हवा में नमी है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। तो वहाँ पे हवा का या आसपास के एटमॉस्फेयर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हवा का, एनवायरनमेंट का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अब एक हमको लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट पता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम हाइट में ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का डिक्रीज होता है, विच मीन्स लेट्स से यहाँ पे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 6 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री यहाँ से कम होता जाएगा ट्रोपोस्फेयर तक। तो अब जब ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, हाई टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाई है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझो कि आपने 2 बीकर लिए हैं। अब लेकिन एक बीकर लेट्स से कि ये टेम्परेचर 10 डिग्री पे है, 10 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स से कि ये 50 डिग्री पे है, एंड लेट्स से कि ये 20 डिग्री पे है। अब ऐसे के अंदर क्या होगा, और 20 डिग्री वाला है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक मटेरियल फिल करके रखा है। अब इसमें हमने 5 लीटर पानी डाल रखा है जो ये आराम से एडजस्ट कर पा रहा है। लेकिन इसको यहाँ पे कंसिडर करो आप कि जब आप 5 लीटर पानी इसमें डालने की कोशिश करोगे तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसकी कैपेसिटी 50 डिग्री वाले बीकर से बहुत कम है। तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर सिचुएशन आप एटमॉस्फेयर में सोचो, जब आप 20 डिग्री वाले बीकर लेट्स से कि हाई एल्टीट्यूड पे, या जब टेम्परेचर कम हो गया है, विच मीन्स कि वो 5 लीटर की बजाय 2 लीटर पानी ही होल्ड कर पाएगा, पानी गिर जाएगा। एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ गिरेगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे। बट कंडेंसेशन कैसे होगा, क्योंकि ग्लास पे या बॉटल पे हमने क्या देखा कि उसको एक सरफेस जब मिली तब वो कंडेंसेशन हुआ। ऐसे तो मुझे तो नहीं लग रहा कंडेंसेशन, लेकिन जब अगर मैं ठंडे पानी का ग्लास लेके आऊंगी तो मैं देखूंगी कि अरे आसपास में ड्रॉपलेट्स जम गई हैं, विच मीन्स इट नीड्स अ सरफेस फॉर द कंडेंसेशन, फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स टू होल्ड, क्योंकि वो क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड एयर में नहीं रहेगी। इट विल नीड अ सपोर्ट, इट विल नीड समथिंग जिसके चारों तरफ ये सपोर्ट करके या अब्जॉर्व करके रह सके। और वो जो सपोर्ट या अब्जॉर्विंग पॉइंट होता है वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कंडेंसेशन इन ही टाइनी पार्टिकल्स पे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो सॉल्ट क्रिस्टल्स हो, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो, कुछ भी हो, एक आप ऐसे समझो कि जैसे डस्ट का एक छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, फिर नेकेड आई यू कांट इवन सी इट, उसके चारों तरफ इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है। जब ये एक दूसरे पे इस तरीके से जमा होती रहती है, फिर ये क्या होती है कि एक बहुत बड़ा बंच बना लेते हैं जिससे वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाती हैं। तो ये एक क्लाउड ड्रॉपलेट होता है। फिर जब बहुत सारे क्लाउड्स आसपास में मिल जाते हैं तो उसे हम एक क्लाउड बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, ये वाला डस्ट पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक इसलिए बोलते हैं कि इसको पानी से प्यार है, विच मीन्स कि ये पानी को अट्रैक्ट करता है। ये जो कंडेंसेशन होके लिक्विड बना है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट बनी है, ये इसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ कंडेंस होके एक वाटर क्लाउड बना लेती है, एक क्लाउड ड्रॉपलेट बना लेती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है क्लाउड कैसे बनता है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बना हुआ है आर्टिफिशियल रेन का टेक्निक या आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, नॉर्मल जनरल रेन में क्या होता है कि क्लाउड फॉर्म हुआ, क्लाउड फॉर्म कहाँ कैसे होगा अभी हमने समझ लिया, विच मीन्स कि हमें
एयर में मॉइस्चर तो है, लेकिन उस मॉइस्चर को अगर किसी जगह पे आप रुकने के लिए जगह दे दोगे, कि आप उसे अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहीं पे दे दोगे, तो क्या होगा, चारों तरफ कंडेंसेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी चीज को आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, अगर ये जो प्रिसिपिटेशन है इसको इंड्यूस करा जाए। और आर्टिफिशियल रेन का ही दूसरा नाम होता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड को सीड करना, क्लाउड को सीड करने का मतलब है कि क्लाउड में कोई चीज इनपुट करना, जो यू अंडरस्टैंड कि सीडिंग क्या होता है, कि मतलब कोई चीज उसमें इनपुट करना। तो ये क्या करता है कि प्रिसिपिटेशन के मतलब रेनफॉल के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर की तरफ वर्क करता है, जिसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स का कंडेंसेशन हो जाता है। ओके, जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंसेशन बढ़ेगा, लार्ज ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट होगी, क्लाउड्स बनना स्टार्ट होंगे और बारिश होगी। अब ये पहली बार नहीं है जब इंडिया में इस तरह का प्रैक्टिकल किया जा रहा है। यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के अंदर, चाइना के अंदर जब ओलंपिक्स हुए थे, तब बारिश ना हो इसके लिए भी आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करी गई थी। रशिया के अंदर भी करी गई है कि किसी इनके वेट डे, नहीं इनके सॉरी पब्लिक हॉलीडे पे वो बारिश ना हो, इसके लिए भी कोशिश करी गई है। यूएई में बारिश हो कतर के अंदर, इसलिए भी कोशिश करी गई है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इंडिया के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, एंड विद द रिपोर्ट्स इट सेड कि नॉर्मल रेन से 20% ज़्यादा रेनफॉल हुआ था उस वक्त पे, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो अब होता कैसे है, आर्टिफिशियल रेन वर्क कैसे करती है, क्या होता है, आप क्लाउड है तो यू हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स को, किन पार्टिकल्स को, सिल्वर आयोनाइड, पोटेशियम आयोनाइड या ड्राई आइस, जो एनवायरमेंट में हार्म ना करे, जो ग्रीन हाउस गैसेस को सपोर्ट ना करे, जो किसी भी तरह की ग्रीन एनर्जी सॉरी बोल रही हूँ, जो किसी भी तरह का टेम्परेचर राइज में सपोर्ट ना करें। सो इस तरह के पार्टिकल्स को कि जो घुल जाएं और एज एन न्यूक्लियाई वो वर्क करें, उनको इस क्लाउड के अंदर एरोप्लेन के थ्रू इंजेक्ट करा जाता है। मतलब यहाँ पे इनको स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद क्या है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये से क्रिस्टल वर्क करते हैं, ये से न्यूक्लियाई वर्क करते हैं, जिनके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, वाटर ड्रॉपलेट्स स्नोफ्लेक्स में भी हो जाती है। स्नो अगर टेम्परेचर बहुत कम है, लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वाटर ड्रॉपलेट स्नोफ्लेक के अंदर फॉल होती है, अदरवाइज वो रेनफॉल के अंदर जैसे नीचे आती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, वो स्नोफ्लेक मेल्ट होती जाती है, एंड इट कम्स इनटू द रेन। सो दिस इज हाउ द आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग वर्क्स। अगेन रिपीटिंग, इट इज वेरी वेरी सिंपल। एरोप्लेन से सोडियम आयोनाइड, ड्राई आइस, इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर को क्लाउड के अंदर स्प्रेड छिड़का जाता है। जैसे हम छिड़कते हैं ना, जैसे आपने एक मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी, आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे इस तरीके से छिड़का, तो आपने क्या देखा कि आपको इसके सैंड के पार्टिकुलेट्स मैटर से स्प्रेड हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्लाउड में करना है। अब उन पार्टिकुलेट्स मैटर पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाएंगे एंड कंडेंसेशन होगा एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होगा एंड बारिश होगी। सो दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज। नाउ कमिंग द क्वेश्चन कि दिल्ली में क्यों करा रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सीवियर पोल्यूशन है, इट्स वेरी हार्ड टू इवन ब्रीथ। तो क्या ये इम्पैक्टफुल होगा, वी कांट से। कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी, तो जनरली इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 48 to 72 आवर्स में रहता है कि थोड़ा सा सप्रेस हो जाए। जो पोल्यूशन मैटर्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो थोड़ा सा शायद नीचे आ जाएं बारिश की वजह से, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड क्लाउड सीडिंग एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसमें बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ता है। सो ये फुल फ्लेजेड तो नहीं है, बट हाँ इससे टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिल जाता है कि थोड़ा सा पोल्यूशन 2-4 दिन के लिए कम हो गया है, बट इवेंचुअली इट विल कम बैक, क्योंकि सोर्सेज जो द पोल्यूशन इमिटिंग सोर्सेज हैं उनमें कोई कमी नहीं हो रही है। So this is what cloud artificial rain is, cloud seeding is, and why Delhi is doing it, and is it the first time we are doing it? And also the coming to the question कि artificial rain और cloud seeding में क्या difference है, दोनों में actually बारिश में आपको कोई difference feel नहीं होगा, बस टेक्निक का difference है। Natural rain में जो न्यूक्लियाई हैं वो naturally atmosphere में होते हैं, artificial rain के अंदर इनको इनपुट करा जाता है, इनको इंड्यूस करा जाता है, ठीक है। That is it, there is no other difference. So that is it from my side. Also to tell you that very soon we are starting with the course of geography optional. If you have any questions about the geography optional course, or you want me to take any other topic in the geography or any topic, you can write it in the comment section. I will see you guys in the next video. Bye. Jai Hind.